नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए रीट 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ था उसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का हल। तो देखते हैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए अपराधी बालक, बी विशिष्ट बालक, सी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक और डी पिछड़े बालक। तो देखिए, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से ग्रस्त वंचित बालकों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, अर्थात ऐसे बालक जिन्हें न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ वातावरण, शुद्ध और पौष्टिक भोजन, उचित शिक्षा, आर्थिक संपन्नता युक्त वातावरण और जो नॉर्मल सुख सुविधाएं जो होती है, जो बालक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, वो भी उन्हें नहीं मिली हो, तो ऐसे बालक आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। अपराधी बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य या समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर व्यवहार करते हैं, ऐसे बालक अपराधी बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक जिसकी सामान्य बालक से अलग अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं, किसी अंग से हीन, चोर, असामाजिक, जल्दी आवेशित होने वाले, दुराचारी, हीन बुद्धि, प्रखर बुद्धि, अति प्रतिभावान बालक सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। पिछड़े बालक से तात्पर्य जो शिक्षा प्राप्त करने में या अध्ययन की दृष्टि से सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बालक मंदबुद्धि होगा, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से जो सामान्य बालक के स्तर से भी नीचे हो जाते हैं, वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत सिरिल बर्ट की परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं सिरिल बर्ट के अनुसार। जैसे कोई बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन वो 7वीं कक्षा तक के प्रश्नों का हल भी नहीं कर सकता है, तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से पिछड़े बालक शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बालकों से पीछे होते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। व्यवहारात्मक लक्षण पूछा है। बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट, आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो यहाँ पर आंसर तो होगा हमारा ऑप्शन ए आक्रामकता, क्योंकि देखिए आक्रामकता जो होती है, एग्रेशन जो होता है, वह हमारे व्यवहार में झलकता है, लेकिन चिंता, उदासीनता, असुरक्षा ये सब मानसिक लक्षण हैं जो कि व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आक्रामकता, जैसे किसी बच्चे से आपने खिलौना ले लिया और उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करा और कोई चीज़ उठा के पटक दी, तो वो उसका एग्रेशन कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है कि वो आपके एंटी हो गया एकदम से, तो ये उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आंसर कुसमायोजन का व्यवहारात्मक जो लक्षण है वो होगा आक्रामकता। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बालक और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष पूछा है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ और विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, क्योंकि
जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उन्हें हम खेल कूद के माध्यम से और अतिरिक्त पाठ्यक्रम के साथ जो गतिविधियाँ होती है को करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ में हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक सिखा सकते हैं और उन्हें सामान्य बालकों के समकक्ष ला सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्थाइमिया। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए। डिसकैल्कुलिया तो कैलकुलेशन कहाँ होती है? गणित में। तो डिसकैल्कुलिया गणितीय विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया ग्राफ मतलब होता है लिपि, ग्राफ तो लिपि जो होती है वो भाषा से संबंधित होती है। तो जहाँ पर लिखने में अक्षमता होती है तो वो डिस्ग्राफिया होती है। डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है, और हमारा आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया पठन विकार। और एक जो इसमें डिस्थाइमिया दिया गया है, यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसके अंतर्गत बालक गहरी उदासी और निराशा की भावना उसके अंदर पैदा होने लगती है। हालांकि डिप्रेशन और डिस्थीमिया के लक्षणों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन डिस्थीमिया पीपीडी परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन एडीडी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इस प्रकार से डिस्थीमिया एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें गहरी उदासी और निराशा की भावना पैदा होने लगती है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सा बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना, परिपक्वता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अधिगम की आवश्यक शर्त है, क्योंकि जब तक बालक परिपक्व नहीं होगा वह अधिगम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अधिगम बालक करता है उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान वह प्रतिबिंब भी बनाता है, तर्क भी करता है, कल्पना भी करता है। लेकिन परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक शर्त है, उसके लिए अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत वो शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? ई एल थॉर्नडाइक, कोहलर व कॉफका, बी एफ स्किनर और अल्बर्ट बांडुरा। तो देखिए कोहलर और कॉफका द्वारा इनसाइट थ्योरी दी गई, जिसे अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कहते हैं। इसकी व्याख्या मैं कर चुकी हूँ, पेपर रीड का आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसके अंतर्गत आप उसे ये मिल जाएगा। बी एफ स्किनर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने पुरस्कार व दंड की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है, जिसके अंतर्गत बालक अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे अनुकरणात्मक, प्रेक्षणात्मक, अवलोकनात्मक और निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बांडुरा जी जो थे वो कनाडा के निवासी थे और इन्होंने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृतिकरण, स्मृति को क्रिया में बदलना, क्रियान्वयन और अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। 4 सोपान बताए हैं अधिगम के बांडुरा ने, प्रत्यक्षीकरण, स्मृतिकरण, क्रियान्वयन और पुनर्बलन। और हाल ही में इनका निधन 29 जुलाई 1921 में हुआ था, पिछले वर्ष। तो इनके अनुसार दूसरे को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण ही बालक सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा गया, सोशल लर्निंग थियरी। और ई एल थॉर्नडाइक इन्होंने जो सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ये थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपनी पुस्तक, जो कि एक शोध ग्रंथ था, एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें किया था। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1913 में किया था। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, 1898 और 1913।
इस सिद्धांत को जो अन्य नामों से जाना जाता है उसे संयोजनवाद, बंध का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंध का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि बालक बार बार प्रयास करता है, फिर वह त्रुटि करता है, फिर प्रयास करता है, फिर त्रुटि करता है, और इस तरह से उसकी त्रुटियों में कमी आ जाती है और अंत में वह अधिगम कर लेता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया था, जो इनके बहुत ज़्यादा इनका प्रसिद्ध प्रयोग है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने चूहों और मछलियों तथा मुर्गियों के ऊपर भी अनेक प्रयोग किए थे। अब देखिए बार बार जो शब्द आ रहा है उद्दीपक, स्टिमुलस, तो वह वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वह उद्दीपक कहलाती है। जैसे भोजन, पानी या कोई भी कार्य हम किसी लक्ष्य को लेकर करते तो वो लक्ष्य हमारे लिए उद्दीपक है। अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, उद्दीपक के अनुसार जो की जाने वाली क्रिया या कार्य होता है वो अनुक्रिया कहलाता है। और जो हमारा यहाँ आंसर है B.F. स्किनर, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे सक्रिय अनुबंधन, RS थियरी, साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। तो देखिए SR थ्योरी तो थॉर्नडाइक की और स्किनर की RS थियरी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत उन्होंने पुरस्कार व दंड की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, और इनका जो प्रमुख प्रयोग था वो चूहों पर और कबूतरों पे था, इसलिए स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम से संबंधित कौन सा असत्य है? सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर सत्य कथन अधिगम के विषय में नहीं है, तो वो है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अधिगम कहलाता है। ये गेट्स और उनके साथियों के द्वारा कहा गया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है, और वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। तो देखिए रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, अपेक्षाकृत अधिगम के अंतर्गत जो हम सीखते हैं उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वह स्थायी होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल, जिसमें हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस प्रकार अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 8, इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जा सकता है। पुनर्बलन, अनुकरण, साहचर्य, अंतर्दृष्टि। तो देखिए पुनर्बलन B.F. स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अनुकरण का सिद्धांत हो गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि बांडुरा द्वारा दिया गया है, जिस पर उन्होंने अनुकरण और निरीक्षण पर बल दिया है कि बालक देखकर सीखता है। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, जो कि कॉफकर और कोहलर द्वारा दिया गया है। उनका मानना है कि सूच अचानक से विकसित होती है और उसके बाद हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहचर्य, एसोसिएशन। तो देखिए पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, जिसे थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, जो दिया गया था 1904 में। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस या अनुक्रियाएं, रेस्पॉन्स रखता है, तथा ये प्रवृत्तियाँ, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक,
नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर प्रकट हो जाती है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया। इस कारण उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इस प्रकार से पावलोव के सिद्धांत का जो सार है वो ये है कि प्राकृतिक या जब स्वाभाविक अनुक्रियाएं होती है जिसका उपयुक्त उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार यदि उसे प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है और बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के सामने भोजन रखा है और भोजन देने से पहले कुत्ते को जब भोजन दिया गया उससे पहले घंटे की आवाज़ की गई। तो घंटे की आवाज़ जब भोजन देख के कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ समय पश्चात घंटे की आवाज़, जैसे भोजन दिया और तुरंत घंटी बजी, तो भोजन से पहले घंटी जब बजती है और तुरंत उसे भोजन मिल जाता है कुत्ते को, तो घंटी के साथ में उसका अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो जब घंटी बजती है और भोजन उसे नहीं भी दिया जाता है तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है। इस प्रकार का प्रयोग पावलोव द्वारा किया गया था और इसे संबंधित उदाहरण देकर उसके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए यूसीएस जो है अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक वो तो होता है भोजन। यूसीआर अनकंडीशन रेस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया जिसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, वो होती है लार। और कंडीशन स्टिमुलस जिसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, वो होता है घंटी। तो बस आप इन तीनों को याद रखिए और इसके अनुसार आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले भोजन दिया, भोजन देकर उसको भोजन देकर लार टपकी, लेकिन भोजन देने से पहले तुरंत घंटी बजा दी, तो इस घंटी की आवाज़ से भी उसको लार टपकने लगी। तो घंटी और इस लार के बीच में अनुबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार से पावलोव का सिद्धांत है, जिसे साहचर्य संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि घंटी और लार के मध्य साहचर्य संबंध स्थापित हो गया। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे राजू खिड़की के पास खड़ा था, अचानक तूफान आया, बिजली चमकी और तेज कड़कने की आवाज़ हुई। राजू शोर सुनकर उछलने लगा तथा रोने लगा। यह घटना कुछ समय पश्चात वापस होने पर राजू डरने लगता है। बिजली चमकी, तेज कड़कने की आवाज़ हुई, लेकिन थोड़े समय बाद राजू केवल तेज कड़कने की आवाज़ से ही रोने लग जाता। बिजली बाद में चमकती है, आवाज़ पहले सुनाई देती है, लेकिन जैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है वह रोने लगता है। तो उसके बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार से उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये कौन से अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब माँ जब अपनी बेटी राधिका को लाइट जलाकर सुबह 5 बजे उठाती है और कहती है कि बेटा उठो, सुबह हो गई। रोज़ाना इस तरह जगाते जगाते एक दिन ऐसा आता है कि केवल लाइट जलाते ही माँ के कहने से पहले ही राधिका उठ जाती है। इस प्रकार के उदाहरण देकर पूछा जाता है कि निम्न में उदाहरण किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम। आशा करती हूँ को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार और देखिए। थोड़ा सा साहचर्य का जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। सीधा सा पूछा है कि शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो
संज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावनात्मक होता है और मनोगत्यात्मक होता है। देखिए साइको मोटर है, क्रियात्मक नहीं है, मनोगत्यात्मक है। संज्ञान जो बोध से संबंधित थे, भावात्मक भाव से संबंधित थे और मनोगत्यात्मक जो क्रियाविधि से संबंधित थे। लेकिन वर्णनात्मक शिक्षण जैसा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक इस प्रकार से 3 शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है 1956 में बी.एस. ब्लूम द्वारा दिया गया उनके साथियों के साथ, जिसके अंतर्गत संज्ञान अर्थात ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान, नॉलेज, इसको इस तरह से याद रखिए, KCAASE के नॉलेज, ज्ञान, कंप्रिहेंशन, अवबोध, एप्लीकेशन, प्रयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन। तो बोध का सर्वोच्च शिखर होता है वो तो मूल्यांकन है और निम्नतम स्तर होता है वो नॉलेज अर्थात ज्ञान है। तो इस प्रकार से ब्लूम द्वारा 6 भागों में विभक्त किया गया था ज्ञानात्मक पक्ष को। उसके बाद भावात्मक पक्ष को, जिसे देखिए अफेक्टिव टीचिंग कहा गया है, उसमें इसके लिए याद रखिए RRVOC। ये बी.एस. ब्लूम 1964 में दिया गया था, ब्लूम, क्रॉथवाल व मसीहा के द्वारा। तो आर का मतलब होता है रिसीविंग, आग्रहण, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशंस, व्यवस्थापन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों का चारित्रीकरण। इस प्रकार से ये 5 स्तर बताए गए हैं। सबसे ऊपरी स्तर तो है मूल्यों का चारित्रीकरण, जो कैरेक्टराइजेशंस ऑफ वैल्यूज़ है, और निचला स्तर है आग्रहण, रिसीविंग। इस प्रकार से भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो मनोगत्यात्मक पक्ष है, साइकोमोटर जो इसका पार्ट है, उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर उसमें संशोधन करते हुए उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख वर्गीकरण जो है दवे का, प्रोफेसर दवे का 1967 का, 1967 का, सिम्पसन का 1969 का और हेरो का 1972 का क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनुकरण तो हम केवल प्रोफेसर दवे का देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने दिया IM पेन। इसको याद रखिएगा, आई इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कार्य करना या कार्यवाही करना, यथार्थता, प्रेसिशन और कार्य संधि नियोजन, आर्टिकुलेशन और स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशंस। तो देखिए KCAASE जो बोध से संबंधित है, संज्ञान से, ब्लूम द्वारा दिया गया। उसके बाद ब्लूम, क्रॉथवाल और मसीहा के द्वारा 1964 में RRVOC, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण, और 1967 में 1967 में प्रोफेसर दवे का IM पेन, अनुकरण, कार्य ये करना या कार्यवाही, यथार्थता, कार्य संधि नियोजन और स्वाभाविकरण। इस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। लेकिन वर्णनात्मक शिक्षण जैसा शिक्षण का कोई पक्ष नहीं है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। A group creativity method for solving specific problem by gathering a list of ideas spontaneously is known as brainstorming strategy, जिसे मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहते हैं, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या अन्वेषण युक्ति। तो ऑप्शन ए मस्तिष्क विप्लव युक्ति, जब विचारों के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचना की जाती है तो वह समस्या मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहलाती है।
और ये दी गई थी ऑसबर्न के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरण प्रत्यक्ष रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन। यह अब जिसके अंतर्गत कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो देखिए प्रगति तथा परिणाम के ज्ञान से भी प्रशंसा एवं आलोचना और आकांक्षा स्तर से भी अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक समायोजन से अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 12। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? कंसेप्ट मेकिंग, कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, जॉर्ज जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन 12 प्रश्न का जोसेफ डी नोवाक से संबंधित है अवधारणा मानचित्रण। 1970 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जोसेफ डी नोवाक ने संकल्पना मानचित्रण को प्रस्तुत किया था। यह संप्रत्यय या विचार है एक प्रकार का जिसमें कोई भी बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है और अधिगम करता है। इसमें बालक की समस्त विषय वस्तु एक मानचित्र के रूप में पहले से ही बताने का प्रयास किया जाता है। संकल्पना मानचित्रण में विषय वस्तु की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक आसानी से अधिगम प्राप्त कर सकता है। जैसे राजस्थान के बारे में, हनुमानगढ़ या बांसवाड़ा या किसी भी जिले के बारे में बताने से पूर्व बालक को मानचित्र के माध्यम से समझा दिया जाता है। उस मस्तिष्क में उस विषय वस्तु के बारे में संकल्पना धारण हो जाए तो वह सरलता से बता सकता है कि हनुमानगढ़ जिला उत्तर दिशा में है, उसके पास गंगानगर है, बांसवाड़ा दक्षिण में है, पूर्व में कौन सा जिला है। इस प्रकार से उसके दिमाग में उस राजस्थान का जो मैप तैयार हो जाता है, उसके द्वारा वह अधिगम कर सकता है। तो कंसेप्ट मेकिंग जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। अब देखिए अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं, कार्ल जुंग, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी मुख्यतः है, बाद में उन्होंने दोनों को मिलाकर उभयमुखी भी बताया है। नॉर्म जे चॉम्स्की द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जिसके अंतर्गत उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त भी भाषा का जो सापेक्षवादी सिद्धांत है वो वार्फ द्वारा दिया गया है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की द्वारा, जबकि भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत वार्फ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रति सप्ताह 45 घंटों का कार्य है, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। और ये दिया गया है जो अधिनियम है उसकी धारा 25 के अंतर्गत। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत है। इस प्रकार से न्यूनतम कार्य घंटे यहाँ पर 45 हो जाएंगे, लेकिन अगर न्यूनतम कार्य दिवस पूछे तो 1 से 5 कक्षा तक तो 200 कार्य दिवस और 800 शैक्षणिक घंटे, और कक्षा 6 से 8 तक पूछा जाता है तो 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे हैं धारा 25 के अंतर्गत। और प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45 घंटे है, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने से समय से 1 घंटे पहले आना होगा और बच्चों के जाने के 1 घंटे बाद जाना होगा। प्रश्न संख्या
14 देखेंगे, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कर्ट लेविन, B.R. बकिंघम, स्टीफन एम कोवे और स्टीफन एम कोरे। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टीफन एम कोवे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान नहीं दिया गया। लेकिन बकिंघम जो ऑप्शन दिया गया है 1926 में क्रियात्मक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। कर्ट लेविन ने 1946 में सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया था। स्टीफन एम कोरे का विशेष योगदान है, इन्होंने 1953 में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। लेकिन स्टीफन एम कोवे जो हैं ये अमेरिकी शिक्षाविद, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। क्रियात्मक अनुसंधान से इनका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से स्टीफन एम कोवे का संबंध नहीं हुआ क्रियात्मक अनुसंधान से। इसके अतिरिक्त भी एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण बताए हैं। किसने? एंडरसन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो न्यूनतम प्रयोग किस प्रकार की मापनी का किया जाता है? तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा आंसर ऑप्शन बी, नामिक मापनी, जिसे कहते हैं नॉमिनल स्केल। इसका मनोविज्ञान में मापन में न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो S.S. स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। नामिक मापन, नॉमिनल स्केल, क्रमिक मापन, ऑर्डिनल लेवल, अंतरित मापन, इंटरवल स्केल, जिसे समान अंतराल मापनी या अंतरित मापन कहा जाता है, और आनुपातिक मापन, जिसे रेशियो स्केल कहा जाता है। तो नामिक मापन होता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति या घटना को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम या संकेत प्रदान कर दिया जाता है। क्रम सूचक मापनी ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत गुणों की मात्रा के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों या श्रेणियों में एक निश्चित क्रम में उनका मान बता दिया जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, श्रेष्ठ, औसत। इस प्रकार से एक गुणों के आधार पर एक मान निश्चित कर दिया जाता है। अंतरित मापन के अंतर्गत 2 वर्गों, व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है इंटरवल स्केल के अंतर्गत। और अनुपातिक मापन जो होता है रेशियो स्केल, इसके अंतर्गत तीनों ही प्रकार की मापनियों की विशेषताएं सम्मिलित होती है। अर्थात इसके अंतर्गत गुण विशेषता के आधार पर नाम और संकेत भी प्रदान किए जाते हैं, श्रेणियों में भी विभाजन किया जाता है और अंकों के मध्य अंतर को स्पष्ट भी किया जाता है। इन तीनों ही स्केल्स का जो गुण होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे कम जिसका प्रयोग किया जाता है वो है नामिक मापनी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो शिक्षा बिना बोझ के, यह पाठ्यचर्या 2005 का मुख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। तो आनुवंशिकता की भूमिका किसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होती है और किसमें नहीं? तो कौन सा इसके लिए वैध नहीं है, वैलिड नहीं है? ऐसा कौन सा अध्ययन है जिसमें आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दत्तक ग्रहण अध्ययन, अडॉप्शन स्टडी। इसके अंतर्गत आनुवंशिकता भूमिका के लिए यह वैध नहीं है। बाकी जुड़वा बच्चों के अध्ययन, अभिभावक बालकों के विश्लेषण द्वारा और समवयस्क समूह के अध्ययन द्वारा आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी सविस्तृत व्याख्या देखेंगे। दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है?
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो तो होगा हमारा ऑप्शन सी, फिनोटाइप। तो देखिए ये फिनोटाइप होता क्या है, किसी जीव की भौतिक विशेषताएं अर्थात दैहिक और मनोवैज्ञानिक, जो पर्यावरण के साथ जीनोटाइप की अंतःक्रिया का परिणाम होती है, जिसमें आकार, रंग, व्यवहार एक जीव का फेनोटाइप है जैसे, तो फेनोटाइप होता है। उसके बाद जो प्रोटोटाइप दिया गया है, यह जीव विज्ञान के अंतर्गत एक प्रजाति या अन्य समूह का पैतृक या आदिम रूप है जो कि एक मूल रूप होता है, वो प्रोटोटाइप कहलाता है। एक प्रजाति या समूह का आदिम रूप, मूल रूप, प्रोटोटाइप। कार्योटाइप जो होता है, यह एक टेस्ट है जो ब्लड सेल्स में क्रोमोसोम के साइज, आकार और संख्या को पहचानता है और उसका मूल्यांकन करता है। जीनोटाइप किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना होती है, उस जीव का जीव प्रारूप जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप का अर्थ होता है जीव प्रारूप, तो जीव या प्राणी की जीन से संबंधित संरचना कहलाती है जीनोटाइप। तो दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में पूछा, जिसके अंतर्गत आकार, रंग और व्यवहार होता है, वो एक जीव का फेनोटाइप होता है। प्रश्न संख्या 19 बहुत ही अच्छे स्तर का प्रश्न था, और आजकल जीव विज्ञान से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में भी प्रश्न मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने लगे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट या पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। ए वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। बाल विकास शरीर के अंदर विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, तो ये हो जाता है जैविक विकास। वातावरणीय तो वातावरण से संबंधित होता है, सामाजिक भी वातावरण से संबंधित होता है, मनोवैज्ञानिक मन और मस्तिष्क से संबंधित होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीर की जो विशिष्ट प्रणाली होता है, व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, तो वो जैविक बायोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव्स होता है, जो कि बाल विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी जैविक। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बांडुरा और लेव वास्कोस्की। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, या आवश्यकता अनुक्रम या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, जो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। जबकि जीन पियाजे ने विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का, और लेव वास्कोस्की ने जो दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसमें सामाजिक कारकों और भाषा को, सोशल फैक्टर और जो लैंग्वेज है उसको बालक के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं लेव वास्कोस्की। जबकि अल्बर्ट बांडुरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत वह निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित अधिगम को महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसके अंतर्गत विकास की 4 अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे द्वारा। अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने 1954 में दिया था। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, तो निम्न क्रम की मांग को पूरा होने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है। संपूर्ण मानवीय जीवन में इन आवश्यकताओं की संख्या इनके द्वारा 5 बताई गई है, और इन 5 आवश्यकताओं को मेस्लो ने 3 भागों में बांटा है। सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत शारीरिक आवश्यकता है, देखिए स्तर तो बताएं 3, आवश्यकताएं 5। मध्य स्तरीय आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं बताई, और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जिसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई, जिन्हें उन्हें सर्वोच्च स्थान पर रखा है। इस प्रकार से जो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती है
वह इदम से संबंधित है। जैविकीय शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, नींद इत्यादि। मध्यम स्तर की जो आवश्यकताएं हैं वो ईगो से संबंधित है, अहम से संबंधित होते हैं, जिसमें सबसे नीचे सुरक्षा की आवश्यकताएं, फिर समूह की आवश्यकताएं और उसके बाद स्नेह की आवश्यकताएं। उसके बाद सर्वोच्च स्तर पर जो रखा है इन्होंने, उच्च स्तर पर परम अहम से जो संबंधित है आत्मानुभूति, मांग या आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। इस प्रकार से निम्न स्तर पर जैविकी आवश्यकताएं, देखिए क्रम से बोल रही हूँ मैं, सबसे निम्न स्तर पहले बोल रही हूँ, उच्च स्तर बाद में बोलूँगी। सबसे निम्न स्तर पर पहला जैविकीय, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी समूह आवश्यकताएं, चौथी सम्मान की आवश्यकता और पांचवी है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, जो कि सर्वोच्च है। निम्न स्तर पर शारीरिक या जैविकीय और सर्वोच्च स्तर पर आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। इस प्रकार से अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से बेसिकली होती है, अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर हमारा, जन्मजात होती है, क्योंकि जो आधारभूत जो बेसिकली डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, वो जन्मजात होते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? B.F. स्किनर, गॉर्डन ऑलपोर्ट, सिगमंड फ्राइड, रेमंड बी कैटल। तो देखिए किसके द्वारा नहीं दिया गया था किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व का सिद्धांत? B.F. स्किनर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। आलपोर्ट के द्वारा शील गुण का सिद्धांत दिया गया था, ट्रेट थ्योरी, और रेमंड केटल द्वारा विशेष या प्रारूप सिद्धांत दिया गया था। केटल ने जो ट्रेट थ्योरी दिया था, विशेषक सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने दो प्रकार के विशेषकों को बताया है, सतही विशेषक सरफेस ट्रेट्स और स्रोत विशेषक सोर्स ट्रेट्स। इस प्रकार व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली जो 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित करते हुए इन्होंने दी थी, 16 पीएफ। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, कैटल के द्वारा दी गई थी। गार्डन आलपोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो शील गुण का सिद्धांत कहलाता है, और एक जो विशिष्ट आदत होती है उसे शील गुण का नाम इन्होंने दिया। दो भागों में इन्होंने विभक्त किया शील गुणों को। सामान्य शील गुण, ऐसे शील गुण जो किसी समाज के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं और उनके आधार पर किसी समाज के अधिकतर लोगों के आपस में तुलना की जा सकती है। और व्यक्तिगत शील गुण, ऐसे शील गुण जो किसी समाज के व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, इसी कारण उनके आधार पर किसी समाज के अधिकतर लोगों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, अपितु उस व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन अलग अलग गुणों के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार से आलपोर्ट ने प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने शील गुण संबंधी 17,953 शब्द बताए हैं और इन्हें 4,500 भागों में बांटा है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने व्यक्तिगत प्रवृत्ति है उसे 3 भागों में बांटा है आलपोर्ट ने। व्यक्तिगत प्रवृत्ति को कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल प्रवृत्ति जो होती है, कार्डिनल डिस्पोजिशंस, किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थायी प्रवृत्ति या आदत होती है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में देखने का मिलता है, उसे विशिष्ट आदत या प्रवृत्ति को ही कार्डिनल प्रवृत्ति या शील गुण कहा जाता है। दूसरा है सेंट्रल। सेंट्रल के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्ति जो या स्थायी आदत जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। और तीसरी है गौण प्रवृत्ति, सेकेंडरी डिस्पोजिशंस, व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति या आदत जो कुछ समय के लिए ही स्थायी होती है। इस प्रकार से आलपोर्ट ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया, उसके आधार पर उन्होंने आकारात्मक मॉडल, टोपोग्राफिक मॉडल, जिसके अंतर्गत उन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है, संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल, जिसमें उन्होंने मन या अंतःकरण की संरचना बताई है, जिसके अंतर्गत 3 संरचनाएं होती हैं, इड
ईगो और सुपर ईगो। इससे संबंधित व्याख्या मैं कर चुकी हूँ, तो आप मेरे जो मनोविज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो हैं उसमें आप इसे देख सकते हैं। 23 है, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियानो डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, देखिए 16 पीएफ तो केटल के द्वारा दिया गया। चित्रकुंठा परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जो कि मोरे और मुर्गन जो मॉर्गन थे उनके द्वारा दिया गया था 1935 में। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया गया और एक सादा चित्र होता है। 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकतम 20 कार्डों का ही प्रयोग एक व्यक्ति पर किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 31 कार्ड, 30 कार्डों पर चित्र होते हैं, एक कार्ड सादा होता है और अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा जो दिया गया है वाक्य पूर्ति परीक्षण, जो कि सेंटेंस कंप्लीशंस टेस्ट है, ये पाइन एंड टेंडलर द्वारा दिया गया था 1930 में। 1930 में पाइन एंड टेंडलर द्वारा। इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है और उसके द्वारा फिर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और चित्रकुंठा परीक्षण, जिसे चित्र नैराश्य विधि भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक रोजेनविंग थे। इन्होंने 22 कार्ड महिलाओं के लिए और 12 कार्ड महिलाओं के लिए और 12 ही कार्ड पुरुषों के लिए कुल 24 कार्ड बनाए, और जिसके अंतर्गत महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा कुंठा तथा निराशा को मापने में इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का जो मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा जो परीक्षण दिया गया था वो था कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। प्रश्न संख्या 24, एक बालक की वृद्धि के लिए कौन सा कारक संबंधित नहीं है? वृद्धि के लिए पूछा है पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अधिवास। वृद्धि के लिए यह कारक आवश्यक नहीं है। देखो, वृद्धि होती है शरीर से संबंध, क्योंकि शरीर को पोषण भी चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, और बालक के वृद्धि के लिए निद्रा ऐसा वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध होता है कि यदि बालक पूरी नींद लेते हैं तो उनके शरीर में वृद्धि होती है। तो यहाँ तीनों ही उसके लिए आवश्यक है, लेकिन अधिवास यहाँ आवश्यक कारक नहीं है। प्रश्न संख्या 25, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांवेगिक विकास। ऑप्शन ए हो जाएगा भाषा विकास। नॉम चॉम्स्की के जो सिद्धांत है उससे प्रभावित हुआ है। नैतिक विकास जो दिया है कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और सांवेगिक विकास जो दिया गया है डेनियल गोलमेल के द्वारा दिया गया है सांवेगिक विकास। और इन्होंने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन IQ, डेनियल गोलमैन की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया। इसके अतिरिक्त भी डेनियल गोलमैन की वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलवो ने किया था। लेकिन जो संवेगिक विकास, जो बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि का जो नापने का सूत्र दिया था EQ बराबर EA/CA × 100, ये दिया गया था गोलमैन के द्वारा। इसके अंतर्गत देखिए E है संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक आयु, और CA वास्तविक आयु × 100। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, जिसके अंतर्गत पूछा गया है बहुबुद्धिमत्ताओं के
गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो जी गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक या अस्तित्वकारी? तो आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेगिक बुद्धि, जो कि अभी मैंने बताया आपको डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था। इसकी व्याख्या मैंने पहले वाले प्रश्न में ही कर दी है। तो देखिए ये संबंधित नहीं है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। बाकी अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक और अस्तित्वकारी तीनों हैं। गार्डनर ने मूलतः 7 तरह की बुद्धि बताई थी जो उन्होंने 1983 में प्रतिपादित किया था, लेकिन 1998 में 8वां संस्करण उनके द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि जोड़ी और 2008 में इन्होंने अस्तित्ववादी सिद्धांत बुद्धि को अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा। उससे पूर्व में भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, सांगीतिक, म्यूजिकल, व्यक्तिगत आत्मनम जिसे इंट्रापर्सनल कहते हैं और व्यक्तिगत अन्य जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं, ये बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। 8वां प्रकार प्रकृतिवादी या प्राकृतिक और 9वां प्रकार जो था अस्तित्वकारी या एक्सिस्टेंशियलिस्टिक बुद्धि इन्होंने 2002 में बताई। इस प्रकार से वर्तमान में बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत 9 प्रकार की बुद्धि गार्डनर के द्वारा बताई गई है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है? तो मतलब रचनात्मकता का संबंध चिंतन के किस प्रकार से है? अत्यधिक चिंतन, विमर्शी चिंतन, अधिचिंतन या अपसारी चिंतन? तो सृजनात्मकता या रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जो संबंधित होती है वो अपसारी चिंतन से होती है। तो यहाँ डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतन रचनात्मकता चिंतन से संबंधित है। तो देखिए अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी आपको लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न संख्या 28 है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? अर्थात मानसिक विमंदित पद के स्थान पर कौन सा पद प्रयोग में लिया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा मानसिक विमंदित पद के स्थान पर जो प्रतिस्थापित किया गया शब्द है वो है बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। प्रश्न संख्या 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा? तो देखिए सिद्धांत व्यक्तित्व के कौन सा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्थिर, व्यक्तित्व स्थिर होता है, व्यक्तित्व सामान्य होता है, अनूठा होता है या स्थायी होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 19वें में ऑप्शन बी सामान्य। तो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो व्यक्तित्व सामान्य होता है, यह सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या देखिए अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेशलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यदि कोई परीक्षण भाषा, परिवेश या संस्कृति से संबंधित नहीं होता है, उस पर उसका प्रभाव नहीं होता है, तो वह अशाब्दिक, अवाचिक या संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत जो परीक्षण आते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है, बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, जिस परीक्षण में एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच जिस परीक्षण हेतु किया जाता है वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ऐसे परीक्षणों की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय हुई थी। उस समय आर्मी अल्फा नामक तथा आर्मी बीटा नामक परीक्षण तैयार किया गया था। आर्मी अल्फा परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु था और आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए बनाया गया था।
वेशलर बुद्धिमत्ता मापने के अंतर्गत जो डॉक्टर डेविड वेशलर ने 1944 में 1944 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेलेव्यू अस्पताल के जो वयस्क तथा बच्चे थे उनके लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किया। इसमें दोनों प्रकार के परीक्षण थे, वाचिक परीक्षण जिसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं और अवाचिक या क्रियात्मक परीक्षण जिसके अंतर्गत चित्र, आकार इससे संबंधित होता है, जिसे अशाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। तो दोनों प्रकार के परीक्षण वेशनल बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित थे और इसके अंतर्गत साथ साथ इन्होंने उपमापनियाँ भी बनाई गई थी। यह परीक्षण 16 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए उपयुक्त माना गया। इसके अतिरिक्त जो भाटिया बैटरी परीक्षण दिया गया है यह 1955 में एस भाटिया द्वारा बनाया गया था और इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत तथा अशाब्दिक परीक्षण है। इसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण हैं भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण है ये रेविन ने 1927 में बनाया था, इसलिए इसे रेविन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी भाषा विशेष का इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं किया गया था। आकृतियों के द्वारा बालक की बुद्धि का मापन करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया था। इसके अंतर्गत 3 मापनी बनाई गई थी। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो सामान्य मापनी है, जो औसत दर्ज के बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी गई है। इस मापनी में 5 सेट और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं और इस तरह से कुल सेट में एकांशों की संख्या होती है 60। उसके बाद दूसरी जो थी रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो मंदबुद्धि बालकों तथा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी थी। उसमें भी 3 सेट थे, 3 सेट बनाए गए थे। 3 सेट के अंतर्गत उसमें 12 एकांश होते थे और कुल एकांश थे 36। तीसरी जो मापनी थी उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों के लिए बनाई गई थी। उसके अंतर्गत 3 सेट बनाए गए थे और 3 सेट के अंतर्गत 12 एकांश थे और उसमें भी एकांशों की कुल संख्या थी 36। इस प्रकार से रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण जो था 1927 में रेविन द्वारा बनाया गया भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जा सकता है। 3 उप मापनियाँ इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बनाई गई थी। तो इस प्रकार से मित्रों हमने प्रश्नों का हल कर लिया है। लगभग सभी प्रश्न 30 प्रश्नों का हल इस वीडियो के अंतर्गत हमने किया है। आशा करती हूँ कि इस विस्तृत व्याख्या से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। इससे संबंधित प्रश्न यदि पूछे जाते हैं, हो सकता है अगली बार भाटिया बैटरी या अन्य जो वेशलर बुद्धि परीक्षण या मैंने जो अन्य व्याख्या की है उन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। तो मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि यदि इनसे संबंधित अन्य कोई भी परीक्षक आपसे पूछता है, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे, किसी भी भाषा में हो, अर्थात भाषा का अर्थ किसी भी उसका वे ऑफ, अगर आपसे आंसरिंग का पूछा जाता है कि घुमा फिरा के किसी भी तरह से वो प्रश्न को देता है आपको, परंतु आपका वो प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की मैंने इसमें कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आप सबका। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।